हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीतीश नंदी है। पिछले क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था रेट के बारे में। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे रेट लॉ या फिर लॉ ऑफ मास एक्शन। तो हम लोग ने पिछले क्लास में देखा था, अगर कोई भी रिएक्शन को अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ न्यू ए प्लस न्यू बी, यहाँ से प्रोडक्ट पर फॉर्मेशन न्यू सी, तो इसको हम लोग रेट, ओवरऑल रेट ऑफ इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? ओवरऑल रेट इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं -1/न्यू ए डी ऑफ ए इक्वल्स टू -1/न्यू बी डी ऑफ बी इक्वल्स टू 1/न्यू सी डी ऑफ सी। अब देखिए, हम लोगों ने जब फर्स्ट क्लास को स्टार्ट किया था केमिकल काइनेटिक्स को, तो हम लोगों ने देखा था कोई भी रिएक्शन का रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जितने ज्यादा कोलिशन होते हैं। मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में कोलिशन ज्यादा हो रहा है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ज्यादा कन्वर्शन होगा। तो मतलब कोई भी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होगा और कोलिशन भी ज्यादा होगा। तो सिंपली कोई भी रिएक्शन का रेट उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस है उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो अब देखिए, इसी रिएक्शन को हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ तो इस रिएक्शन का रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ ए। मतलब ए रिएक्टेंट है तो ए के कंसेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा। एक ही तरह से मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे रेट बी के भी प्रोपोर्शनल है, बी के कंसेंट्रेशन, क्योंकि बी भी रिएक्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, अगर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर रिएक्शन प्रेजेंस रहता है तो रेट ऑफ द रिएक्शन एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करेगा। अगर दो रहता है तो रेट ऑफ रिएक्शन के ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगा। इस तरह से यहाँ पे देखिए कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, न्यू है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कोई भी रिएक्शन का रेट इज प्रोपोर्शनल टू द ए टू द पर न्यू ए। एक ही तरह से यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं रेट इज प्रोपोर्शनल टू द बी टू द पर न्यू बी। अभी कोई भी रिएक्शन में अगर हम लोग कोई भी इक्वेशन में अगर हम लोग प्रोपोर्शनली साइन को अगर हटाते हैं तो उसको क्या लाना होता है? हम लोग को एक कांस्टेंट लाना होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, एक कांस्टेंट को इंक्लूड करेंगे, जैसे रेट इक्वल्स टू के ए टू दी पर न्यू ए एंड रेट के बी टू दी पर न्यू बी। तो दो इक्वेशन हम लोग को मिल गया। तो ये भी देखिए रेट क्या, और यहाँ पे भी रेट इक्वल्स टू के बी टू द न्यू बी लिख रहे हैं। तो दोनों में देखिए इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन दैट इज के ए टू दी पर न्यू ए इंटू बी टू दी पर न्यू बी। तो मतलब कोई भी रिएक्शन का रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? रिएक्टेंट, जितने सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उसके मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं रेट लॉ और लॉ ऑफ मोशन एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। मतलब कोई भी रिएक्शन में जितने सारे रिएक्टेंट प्रेजेंस है उस रिएक्टेंट के वजह से क्या हम लोग का रिएक्शन क्या कन्वर्ट होता है, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जितना ज्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट में हम लोग ने ओवरऑल रेट के बारे में पढ़ा था। तो ये क्या था हम लोग ने मिला था ओवरऑल रेट। इस इक्वेशन से हम लोग को ये मिला था ओवरऑल रेट, तो इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब देखिए इक्वेशन में ये भी क्या है? रेट है, ये भी क्या हम लोग का रेट है। तो दोनों रेट किसके? एक सेम इक्वेशन के, तो इन लोग को भी हम लोग इक्वल टू कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग का देखा ओवरऑल रेट क्या आता है? ओवरऑल रेट इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं यहां से -1/न्यू ए डी ऑफ ए इक्वल्स टू -1/न्यू बी डी ऑफ बी इक्वल्स टू 1/न्यू सी डी ऑफ सी इक्वल्स टू के
ए टू दी पर न्यू ए इंटू बी टू दी पर न्यू बी। ये है हमारा टोटल रेट लॉ इक्वेशन। मतलब यहां से हम लोग ने देखा कि ये हमारा डिफरेंशिएट फॉर्म था और यहां से हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन से इसको मिला, तो दोनों को इक्वल टू करने से हम लोग क्या मिल रहा है, लॉ ऑफ मास एक्शन से, जैसे रेट लॉ हम लोग ने यहाँ पे कन्वर्शन किया। क्लियर? तो ये था हम लोग का लॉ ऑफ मास एक्शन। अब नेक्स्ट हम लोग में देखेंगे जो बेसिक कंसेप्ट हम लोग का था, हम लोग देखा था फर्स्ट इन मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर एंड टाइप ऑफ रिएक्शन। चलिए रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन को हम लोग दो में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं बेसिस ऑन स्पीड, कोई भी रिएक्शन का स्पीड कैसा है उसी के बेसिस पे हम लोग रिएक्शन को डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग को पता भी है कोई भी रिएक्शन के स्पीड के ऊपर डिपेंड करके हम लोग रिएक्शन को 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं स्लोएस्ट रिएक्शन, moderate reaction and fast reaction, and the second one is basis on step। मतलब कोई भी रिएक्शन में कितने सारे नंबर ऑफ स्टेप है उसी के ऊपर बेस करके हम लोग रिएक्शन को दो में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन एंड द सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसके बारे में तो हम लोग सबको पता है, स्लोएस्ट रिएक्शन मतलब जहां पे रिएक्शन क्या बहुत टाइम से होता है, लॉन्गेस्ट टाइम लेता है। मॉडरेट मतलब अगर फास्टेस्ट और स्लोएस्ट स्टेप के इंटरमीडिएट स्टेप में अगर होता है, और फास्ट मतलब जो रिएक्शन देने के साथ साथ ही खत्म हो जाता है, उसी को हम लोग फास्टेस्ट रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेसिस ऑन स्टेप के ऊपर हम लोग रिएक्शन को दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं। एक है हम लोग का एलिमेंट्री रिएक्शन, है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन हम लोग कौन से रिएक्शन को बोलेंगे, देखिए जिस रिएक्शन में सिर्फ एक ही स्टेप प्रेजेंस है, ओनली वन स्टेप रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, वहां पे और कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। मतलब एक इसको हम लोग सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप का कोई रिएक्शन है तो उसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन। और दूसरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मतलब जहां पे मल्टी स्टेप प्रेजेंस है, मतलब एक से ज्यादा अगर कोई भी स्टेप प्रेजेंस है तो उस रिएक्शन को हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हम लोग जितने सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन देखते हैं तो वहां पे हम लोग ने क्या देखा, ऑर्गेनिक रिएक्शन में मैकेनिज्म के थ्रू होता है। जैसे हम लोग कोई एक रिएक्शन कंसीडर करते से एल्डोल कंडेंसेशन, तो वहां पे क्या होता है, हम लोग के फर्स्ट में एल्डोल कंडेंसेशन में कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, तो कार्बोनिल कंपाउंड में फर्स्ट क्या बेस अटैक करके वहां से हम लोग का न्यूक्लियोफाइल बनाता है। अभी न्यूक्लियोफाइल सेकेंड स्टेप में क्या करता है, इस कार्बोनिल के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में जाके अटैक करता है, इस तरह से। इसके बाद हम लोग को यहां से क्या मिल रहा है, हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है। तो यहां पर देखिए ये जो हम लोग ने न्यूक्लियोफाइल तो बनाया था, ये न्यूक्लियोफाइल में टोटल ओवरऑल रिएक्शन में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब इसका टोटल रिएक्शन में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मगर ये क्या टोटल ओवरऑल रिएक्शन में ये कुछ टाइम के लिए बन के वापस क्या कर रहा है, डिकम्पोज कर जा रहा है। तो इस टाइप के प्रोडक्ट को बताइए, इस टाइप के अगर कोई भी चीज बन रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट। अगर कोई भी रिएक्शन में अगर इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या मल्टी स्टेप रिएक्शन, मतलब एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन को कंडक्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो रिएक्शन को हम लोग ने दो में डिवाइड किया, एक है बेसिस ऑन स्पीड जिसको हम लोग स्लोएस्ट मॉडरेट एंड फास्ट रिएक्शन, एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑन स्टेप जिसको हम लोग एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोल रहे हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब जहां पे सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शन कंसीडर हो रहा है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब मल्टी स्टेप रिएक्शन, मतलब एक से ज्यादा रिएक्शन फॉर्मेशन होता है, एक से ज्यादा स्टेप हम लोग को मिलता है। मतलब जनरली जहां पे हम लोग ने इंटरमीडिएट फॉर्मेशन कर रहे हैं उसी को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं कोई भी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी किसे बोलते हैं। मॉलिक्यूलरिटी किसे बोलते हैं, तो
देखिए मॉलिक्युलरिटी का मतलब है कोई भी रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी का मतलब हम लोग बोल सकते हैं अगर कोई एक रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्शन हो रहा है, उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मुझे जरूरत है, उसी के हम लोग उस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी बोलते हैं। मतलब कोई एक रिएक्शन को 100% कंप्लीट करने के लिए जितने सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है उसी को हम लोग मॉलिक्युलरिटी बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में ले रहा हूं, जैसे ए से डायरेक्टली प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, ए रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये किस टाइप का है, यहाँ से ए एक ही मॉलिक्यूल्स है जो प्रोडक्ट में कन्वर्शन कर रहा है, तो इसका हम लोग मॉलिक्युलरिटी कितना होगा, 1 होगा। एक ही तरह से अगर हम लोग और एक रिएक्शन लेते हैं, जैसे N2 + 3H2, अगर मैं इसको सिंगल स्टेप कोई रिएक्शन लिखता हूं तो यहाँ पे अगर 2NH3 फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर ओवरऑल जो रिएक्शन मतलब एमोनियम फॉर्मेशन करने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की कितनी जरूरत हो रही है, देखो एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स और 3 के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, तो इस रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगा हम लोग का, 4 हो जाएगा। तो मतलब कोई भी एक रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जितने सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी बोलेंगे। अगर मॉलिक्युलरिटी को अगर हम लोग स्मॉल m से अगर डिनोट करते हैं, अगर मॉलिक्युलरिटी 1 होता है कोई भी रिएक्शन का, तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिमॉलिक्युलर। m इक्वल्स टू अगर 2 होता है तो इसको हम लोग बोलेंगे बाइमॉलिक्युलर। अगर m इक्वल्स टू अगर 3 है तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइमॉलिक्युलर। ट्राइमॉलिक्युलर के ऊपर कोई भी रिएक्शन होता नहीं। अब क्यों नहीं होता, इसका कारण देख लेते हैं। देखिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हम लोग क्या जरूरत पड़ता है, कोलिशन की जरूरत पड़ती है। तो जितना ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिशन ज्यादा होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्शन ज्यादा होगा। अब देखिए अगर यूनिमॉलिक्युलर मॉलिक्यूल्स है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल्स के साथ अगर कोलिशन हो रहा है, और बाइमॉलिक्युलर मतलब क्या, अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं दोनों के बीच में कोलिशन हो रहा है। ट्राई मॉलिक्यूल्स मतलब 3 मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिशन होकर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। अब देखिए 3 से ज्यादा अगर हम लोग कोलिशन कर रहे हैं तो सब सिंपली कोई भी 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिशन, इफेक्टिव कोलिशन हम लोग को नहीं मिलता है। मतलब साइमल्टेनियसली हम लोग के बीच में कोलिशन नहीं होने के कारण हम लोग 3 से ज्यादा मॉलिक्युलरिटी कोई भी कम रिएक्शन में देख नहीं पाते। तो 3 से ज्यादा जो हम लोग को कोलिशन मिलता है वो रेयर कोलिशन होता है, इसलिए हम लोग कोई भी रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब ये मॉलिक्युलर टर्म को हम लोग यूज कर रहे हैं, तो मॉलिक्युलरिटी कौन से रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है, देखिए कोई भी रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी ओनली इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन, इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन। व्हाई सिंगल स्टेप रिएक्शन, तो कोई भी रिएक्शन अगर सिंगल स्टेप है मतलब वहां पे रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम लोग को पता चलेगा उस रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की इन्वॉल्वमेंट है। जैसे अगर मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, ए से अगर मुझे बी फॉर्मेशन करना है, तो अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो मतलब ए से बी को फॉर्मेशन करने के लिए एक ही ए मॉलिक्यूल्स की जरूरत है, मतलब इसका अपना मॉलिक्युलरिटी क्या हुआ, 1। अगर सेम ही इस रिएक्शन को अगर हम लोग इस तरह से लिखते हैं, कोई अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो अगर यहाँ पे देखिए फर्स्ट ए से आई कोई प्रोडक्ट बना, अब इस आई डिकम्पोज हो क्या बना रहा है, बी बना रहा है। तो देखिए हर एक रिएक्शन में देखिए टोटल रिएक्शन में कितने स्टेप है, 2 स्टेप है। तो हर एक स्टेप में देखिए फर्स्ट यहाँ पर रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, फिर यहाँ पे क्या ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। मतलब इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए 2 स्टेप की जरूरत हो रही है, हर स्टेप में हम लोग को अलग अलग सा मॉलिक्युलरिटी मिल रहा है। इसलिए कभी भी हम लोग मॉलिक्युलरिटी जब भी कंसीडर करेंगे कोई भी रिएक्शन की, रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी हम लोग सिंपली फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए कंसीडर करेंगे। कभी भी हम लोग मॉलिक्युलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये रहा हम लोग का कोई भी रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी किसको बोलते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग बेसिक टर्म पढ़ने वाले हैं वो है हम लोग के कोई भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर हम लोग किसे बोलते हैं ये देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब सपोज कीजिए मैंने एक रिएक्शन लिखा, सपोज न्यू A2 प्रोडक्ट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के बेसिस में हम लोग इस रिएक्शन को किस तरह से लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K, A टू द पावर न्यू है। अब ये जो न्यू है हम लोग ने लिखा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, जो एक्सपोनेंशियल टर्म है, कोई भी रिएक्टेंट को हम लोग लिखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन में, जो रिएक्टेंट के एक्सपोनेंशियल पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए अगर कोई भी अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन में हम लोग डायरेक्टली की कोई भी प्रोडक्ट के डायरेक्टली मतलब स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम लोग ऑर्डर रूप में कंसीडर कर सकते हैं। मगर अगर कोई भी रिएक्शन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो रहा है, तो उसी को हम लोग डायरेक्टली क्या उसकी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम लोग डायरेक्ट ऑर्डर इसमें नहीं लिख सकते, क्योंकि ऑर्डर खुद में क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन क्वांटिटी। मतलब कोई भी रिएक्शन को देखने के साथ साथ हम लोग बोल नहीं सकते कि इस रिएक्शन का ऑर्डर कैसा है। अगर कोई भी रिएक्शन को हम लोग डायरेक्टली देख के उस रिएक्शन के ऑर्डर को हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि ये क्या हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं। मगर अगर रिएक्शन अगर सिंगल स्टेप है, अगर कोई भी रिएक्शन अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो इस सिंगल स्टेप रिएक्शन के हम लोग स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ही सिंगल स्टेप रिएक्शन के स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ही हम लोग ऑर्डर बोल सकते हैं। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऑर्डर बोल सकते हैं। तो कोई भी रिएक्शन का ऑर्डर का मतलब है, ऑर्डर खुद में क्या है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी, जिसको हम लोग कोई भी रिएक्शन को देख के डायरेक्ट नहीं लिख सकते। मगर अगर कोई सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो उसको हम लोग डायरेक्टली वहां से उसके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऑर्डर के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए क्या होता है, हम लोग के कोई भी सिंगल स्टेप रिएक्शन के जितने सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस होता है, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, मॉलिक्युलरिटी बोल रहे थे। मतलब नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस टू कंप्लीट अ रिएक्शन, उसको मॉलिक्युलरिटी बोल रहे थे। तो देखिए सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट is equivalent to order और stoichiometric coefficient is equivalent to molecularity। उसका मतलब हम लोग यहां से लिख सकते हैं, कोई भी अगर रिएक्शन अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन का हम लोग लिख सकते हैं कि उसका molecularity is equivalent to the order of the reaction। अगर कोई भी रिएक्शन अगर हम लोग का सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो उसका हम लोग का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसके ऑर्डर के बराबर लिख सकते हैं। अगर उसका ऑर्डर के बाद स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है और रिएक्शन अगर सिंगल स्टेप है, तो उसका मॉलिक्युलरिटी का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इक्विवेलेंट होगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ऑर्डर इज इक्विवेलेंट टू मॉलिक्युलरिटी। मगर अगर कोई भी रिएक्शन अगर कॉम्प्लेक्स टाइप रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज नॉट इक्विवेलेंट टू ऑर्डर। हम लोग ने पिछले बार ही देखा, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नॉट इक्विवेलेंट टू ऑर्डर एंड द स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नॉट इक्विवेलेंट टू मॉलिक्युलरिटी। तो उसका मतलब क्या है, मल्टी स्टेप रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी is not equivalent to the order। क्लियर? तो ऑर्डर में हम लोग ने क्या देखा, कोई भी रिएक्शन में जितने सारे रिएक्टेंट प्रेजेंस हैं, उस रिएक्शन के रेट में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उसके एक्सपोनेंशियल टर्म को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बोल रहे हैं। अगर रिएक्शन अगर सिंगल स्टेप है, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसके ऑर्डर के बराबर होता है और मॉलिक्युलरिटी क्या उसके ऑर्डर के बराबर होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्युलरिटी को हम लोग के ऑर्डर के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। मगर अगर रिएक्शन अगर कॉम्प्लेक्स स्टेप रिएक्शन है, तो उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मॉलिक्युलरिटी से इक्विवेलेंट नहीं होता है और ऑर्डर भी क्या स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्विवेलेंट नहीं होने के कारण मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर के इक्विवेलेंट नहीं होता है, क्योंकि ऑर्डर खुद में क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी है, जिसको हम लोग डायरेक्टली कोई भी रिएक्शन को देख के हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटली हम लोग क्या करना है, उसको कैलकुलेट करना है। अब देखिए हम लोग ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी के बारे में जान लिया हम लोग ने। अब देखिए कोई भी रिएक्शन का अगर हम लोग मॉलिक्युलरिटी को देखते हैं, तो मॉलिक्युलरिटी कभी भी हम लोग क्या इंटीजर होना है, मतलब होल नंबर हो रहा है, क्योंकि हम लोग उससे कभी फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते और कभी जीरो नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिखना है, अगर कोई भी रिएक्शन का अगर मॉलिक्युलरिटी जीरो हो जा रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि मॉलिक्युलरिटी इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन। अगर मॉलिक्युलरिटी अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है, तो मॉलिक्युलरिटी जीरो होने का मतलब क्या है, रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स नहीं है, हमारा फॉर्मेट प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, जो पॉसिबल नहीं है।
विदाउट रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, इसलिए रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए कोई भी रिएक्शन के मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकता। अब अगर मॉलिक्यूलरिटी अगर हम लोग फ्रैक्शन लेते हैं तो मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन लेने का मतलब क्या है, हम लोग जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोग वाटर बनाने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन चाहिए, तो हाफ हाइड्रोजन हाफ ऑक्सीजन तो नहीं, मतलब जो मॉलिक्यूल्स को हाफ काट के तो नहीं यूज कर सकते, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी कभी हम लोग फ्रैक्शन में भी नहीं लिख सकते, नेगेटिव भी नहीं होगा। तो मॉलिक्यूलरिटी नेवर बी नेगेटिव, फ्रैक्शन और जीरो फॉर ए रिएक्शन, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी हम लोग क्या सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए कंसीडर करते हैं। दूसरी तरफ ऑर्डर को देखिए, ऑर्डर एक क्या है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी है, तो ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी होने के कारण ऑर्डर हम लोग के जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है। ऑर्डर कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग उसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं, उस रिएक्शन को देख के हम लोग ऑर्डर को कैलकुलेट नहीं करते। मगर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगर मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं जो रिएक्शन सिंगल स्टेप या एलिमेंट्री रिएक्शन है, अगर मैं कोई एक रिएक्शन कंसीडर कर रहा हूं जो रिएक्शन क्या है, सिंगल स्टेप और एलिमेंट्री रिएक्शन, जैसे मेरा ए से हम लोग प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये रिएक्शन किस टाइप का है, ये सिंगल स्टेप है, सिंगल स्टेप और एलिमेंट्री टाइप रिएक्शन है। तब यहाँ पे सिंगल स्टेप या एलिमेंट्री टाइप रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन का हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग देख लेंगे इस रिएक्शन का ऑर्डर जीरो हो सकता है कि नहीं, हम लोग देख लेंगे। इज द ऑर्डर इज जीरो फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन का ऑर्डर जीरो हो सकता है कि नहीं। हम लोग ने अभी देखा कोई भी रिएक्शन अगर सिंगल स्टेप है, कोई भी रिएक्शन अगर सिंगल स्टेप है, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन में क्या होता है हम लोग का, मॉलिक्यूलरिटी उसके ऑर्डर के बराबर होता है, मॉलिक्यूलरिटी उसके ऑर्डर के बराबर होता है। अगर देखिए अगर कोई भी रिएक्शन का अगर एलिमेंट्री रिएक्शन का अगर ऑर्डर जीरो है, कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन का अगर ऑर्डर जीरो है, कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन का अगर ऑर्डर जीरो है, तो मतलब कि यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसका मॉलिक्यूलरिटी भी क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलरिटी भी क्या होगा, जीरो होगा। तो ऑर्डर जीरो सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए मतलब मॉलिक्यूलरिटी भी जीरो, मतलब क्या है, कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स नहीं है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, इज द पॉसिबल, नहीं हो सकता। मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को हम लोग कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स नहीं है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, कोई पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कोई भी सिंगल स्टेप रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन नेवर बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर होना है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, मस्ट भी क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए, मस्ट भी हम लोग क्या होना है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होना चाहिए। अगर रिएक्शन अगर कॉम्प्लेक्स है तभी ऑर्डर जीरो हो सकता है, अदरवाइज नहीं। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर कभी जीरो नहीं हो सकता। क्लियर? तो आज हम लोग ने क्या क्या देखा, आज हम लोग ने फर्स्ट देखा कोई भी रिएक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बारे में। आज हम लोग के यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स का बेसिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो काइनेटिक्स पार्ट है हम लोग का, हर एक रिएक्शन का जो काइनेटिक्स पार्ट है उसको लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जाते आपको बाद में फिर से वीडियो को देखने को मिले। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।